देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी, दिल्ली के दिल सेंट्रल पार्क से। और दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली लगातार बता रही है अपने वोट के माध्यम से। एमसीडी चुनाव को लेकर हम यहाँ पर बात करें, लेकिन दिल्ली तो आज बोल रही है। यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है भाई? आप लोग इतने शांत क्यों हैं? दिल्ली का जोश कैसा है? लग नहीं रहा हाय है। इतने सारे लोग दिल्ली वाले यहाँ पर बैठे हैं, आवाज ही नहीं जा रही होगी हमारे दर्शकों तक। आवाज इतनी तो हो कि टीवी के माध्यम से आपकी आवाज पहुंचे। तो हाउ इज द जोश? तो ये कह रहे हैं हाई है जोश, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, घूम फिर कर आए हैं और साथ ही अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अब करीब 45 मिनट का वक्त, बल्कि कहना चाहिए 45 मिनट भी बाकी नहीं है एमसीडी पोलिंग में। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि जिस दिल्ली में कूड़े के कुतुब मीनार के ऊंचाई वाले पहाड़ की बात की जा रही थी, वो पहाड़ किस पर गिरने वाला है? वोटर के मुताबिक वो पहाड़ किस पर गिरेगा? जो लोग साफ पानी के लिए तरसने की बात कर रहे थे, अब वो अपने वोट के माध्यम से किसे पानी पिलाने जा रहे हैं? जो मैली हवा की, खराब हवा की बात कर रहे थे, जहरीली हवा की बात कर रहे थे, वो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? और साथ ही जो यमुना को लेकर तमाम दावे और साथ ही सवाल पूछे जा रहे थे, उसके लिए दिल्ली वाले किसकी अकाउंटेबिलिटी, किसकी जवाबदेही फिक्स करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली के वोटर आज दे रहे हैं। करीब 40 मिनट का और वक्त बाकी है जब एमसीडी इलेक्शंस में ये जो पोलिंग है ये थम जाएगी। अगर अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो जी न्यूज के माध्यम से हम आपसे अपील करेंगे कि आप अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर अगर इसके पॉलिटिकल पहलू की बात की जाए, राजनीतिक पहलू की बात की जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है कि जब शीला दीक्षित का राज दिल्ली में था तब भी एमसीडी पर बीजेपी काबिज रही और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। और जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हवा आई, आंधी आई और उसमें बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई असेंबली में, तब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी एमसीडी में दबदबा नहीं तोड़ पाई बीजेपी का। क्या इस बार भी ये रिवाज कायम रहने वाला है या अब तस्वीर बदल जाएगी? ये वो सवाल है जिस पर हर कोई बात कर रहा है और हम सब तो बात ही कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो फैसला सुना रही है। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त भी दिल्ली की जनता अपना फैसला सुना रही है और इसीलिए हम दिल्ली की जनता के बीच ही आए। कई खास मेहमान हमारे साथ है। कैंपेन का मोड खत्म हो चुका है और अब तो वोट बटन दबाने का काम दिल्ली की जनता यहां पर कर रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ निगत अब्बास है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव झा हैं और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज मिश्रा हैं। लेकिन दिल्ली हमें आपके बीच आकर मजा नहीं आ रहा है। आप लोग काफी सुस्त, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए ताकि आपकी आवाज, आपकी तालियों की आवाज हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी जाए, उन्हें भी समझ आए कि इलेक्शंस को लेकर दिल्ली में इस वक्त कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट और बज है। जब एग्जाम की बात की जाती है तो निगत अब्बास और संजीव झा अक्सर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, नर्वसनेस, आप इस वक्त, क्योंकि हम करीब 40 मिनट दूर जब एमसीडी के लिए ये पोलिंग थमने जा रही है, ईवीएम में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत लॉक होने जा रही है, आप नर्वस या फिर कितने कॉन्फिडेंट? जल्दी जल्दी निगत अब्बास पहले आप, उसके बाद संजीव झा। नर्वस का तो न भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में आदिति जी नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके कार्यकर्ता आज तक यही बोलता आया और यही बोलेगा। असल में क्या है ना, वो झाड़ू चमचमा कर झूठे प्रचार करते रहे, फ्री का गाना गाते रहे, सोचे तो थे कि नैया लगा देंगे पार, पर क्या करे, दिल्ली ने लहरा दिया भगवा फिर एक बार। और 7 तारीख को यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार एमसीडी में आएगी और जनता की सेवा करती रहेगी, क्योंकि यहां पर सेवा ही विचार है, नहीं खोखले प्रचार है। संजीव झा, रिवाज बरकरार रहेगा या नया सिलसिला शुरू होगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने इस बार ठान लिया है कि साफ सफाई की जिम्मेदारी झाड़ू वालों को ही मिलेगी। इसीलिए दिल्ली की जनता ने झाड़ू चला दी है और मुझे लगता है कि कीचड़ भी साफ होगा, कमल भी साफ होगा, चमकेगी केवल दिल्ली की गलियां। 15 साल से वादे जनता ने देखे और जनता अब परेशान है। जनता को ये लगता है कि लेंटर टैक्स से अब आज़ादी मिलने वाली है। जनता को ये लगता है कि कूड़े के पहाड़ 15 साल में नहीं हटे, अब हटने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी के काम पे, उनके गवर्नेंस के मॉडल पे था, इसलिए झाड़ू अच्छे से चली है। अब कीचड़ और कमल दोनों साफ होगी, चमकेगी दिल्ली। ठीक है नीरज मिश्रा जी, काफी हद तक दारोमदार यहाँ पर आपने सुना। आम आदमी पार्टी अपनी जीत की बात करी है, बीजेपी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पर ये दारोमदार है कि अरविंद केजरीवाल रचेंगे नया इतिहास या बीजेपी कायम रखेगी रिवाज।
अदिति जी, पहले तो जितना भी समय बचा है उसमें मेरी दिल्ली की जनता मालिक से दरखास्त है कि आप लोग निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। देखिए अदिति जी, हम लोगों को समझना होगा कि 4 बजे तक अगर 45% वोट हुआ है तो वो इन दोनों के जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ का ये वोट था जो निकल कर बाहर आया। और लोगों में उत्साह की कमी इसीलिए दिखी कि ये दोनों दिल्ली के अंदर सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, अंदर खाते दिल्ली की गलियों में ये शराब के ठेके खुलवाते हैं मिलकर और बाहर जाकर एक दूसरे को गाली देते हैं। कूड़े के पहाड़ पर जब राजनीति होती है तो पहाड़ को ये कुतुब मीनार से बड़ा कर गए, लेकिन शीला जी ने जो मुकरबा चौक का पहाड़ था उसको हरे भरे पहाड़ में तब्दील कर दिया। तो दिल्ली की जनता उसको देखकर आज अपने घरों से निकली और वोट करने आई। तो मेरा आग्रह अभी भी यही है, जितना समय बचा है आप बाहर निकलिए, वोट करिए, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए सबसे जरूरी जो चुनाव है वो ये एमसीडी का चुनाव है। ठीक है, आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए जो चुनाव है एमसीडी का चुनाव है, और जो दर्शक हमारे दिल्ली से बाहर हमें देख रहे हैं ये एक बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि आपको समझना होगा 1,40,00,000 से ज्यादा वोटर है जो अपना फैसला इस एमसीडी इलेक्शन में सुनाने जा रहा है। तो इसके इम्पैक्ट को समझिए, इसके असर को समझिए, और जिस तरह का वार और पलटवार हमें देखने को मिला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, कम से कम ये तो मानेंगे आप नीरज जी, कांग्रेस पार्टी उस वार पलटवार से कहीं आउट दिखाई दी? अदिति जी, हमने तो साफ साफ कहा दिल्ली की जनता को कि एमसीडी की परिभाषा जो है वो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू हो गई। हमने कहा आप एमसीडी को मेरी चमकती हुई दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली बनाइए। आज जब पोलिंग बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग शीला जी की उस दिल्ली को, जिसके अंदर सांस लेते समय ये नहीं सोचना पड़ता था कि हम लोग 400 सिगरेट का धुआं अंदर ले रहे हैं, उस दिल्ली को मिस करते हैं। जब नलका खोलते हैं तो कीचड़ वाला जो पानी आता है हम उसको मिस करते हैं कि शीला जी शुद्ध पानी आपके घरों में देती थी। तो बार बार दिल्ली की जनता यही कह रही है कि हम तो चमकती हुई दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली को वापस ला रहे हैं। ठीक है, आप चमकती हुई दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही डबल इंजन वाली दिल्ली की बात कर रहे थे, लेकिन आपने एक फुटबॉल में पास की बात की थी। जल्दी जल्दी निगत अब्बास, पहले आपका जवाब। आप और आम आदमी पार्टी पास खेल रहे हैं, ये पहले तो ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है या ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है? अभी आपने सवाल पूछ दिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता भली भांति जानती है कि जब ट्विटर पर ट्रेंड चलता है ना कांग्रेस वाली दिल्ली, तो किस प्रकार हंसी ठहाके होते हैं ये जनता अच्छे से जानती है। जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो निकलते हैं और बुड़कर कोई देखता नहीं है तो भली भांति जनता को पता चल जाता है कि चुनाव कहां लड़ रहे हैं। आज भी कहूंगी और ये बात सच है कि जब भी कोई व्यक्ति आज चुनाव के लिए अपना वोट डालने गया है तब ये एक ही बात थी, या तो झाड़ू वाले को जाएगा या कमल को जाएगा। मैंने तो हाथ वाले का नाम तक नहीं सुना, इन्होंने सुना हो तो अलग बात है, कान में फुसफुसा के किसी ने कह दिया। खैर, बात इन्होंने बड़े मुद्दे की उठाई कि जनता को गंदा नाली वाला पानी मिल रहा है, बिल्कुल सच। बात इन्होंने मुद्दे की उठाई कि सांस लेने में यहां पर हमें दुविधा हो रही है, यहां खड़े होकर भी खांसी आने लगती है, और ये बात सच है। आज मैं जानना चाहती हूं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता इतने दिनों से गायब चल रहे थे, आज बड़ा खुशी का दिन है, इस महापर्व पर ये यहां पर खड़े हुए हैं। मुझे बताइए मेरे भाई कि आपके विधानसभा में क्या कभी झुग्गियों में जाकर देखा है कि पानी नाली जैसा आता है? कभी आपने अपनी विधानसभा में जाके जनता से पूछा है कि मोहल्ला क्लिनिक जहां पर कुत्ते और बिल्लियों का इलाज हो रहा है वहां इंसानों का इलाज क्यों नहीं होता? आप लोगों से बात करी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां एक तरफ जनता अपना फैसला सुना रही है और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अभी भी कैंपेन मोड में ही है। आज यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि कैंपेन का मोड अब खत्म हो चुका है, अब हमें जनता के फैसले को सुनना है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर निगत ने उठाया, और उससे पहले जो सवाल मैं उठा रही थी, वो सवाल था डबल इंजन को लेकर। बीजेपी ने कहा सेंटर और एमसीडी बीजेपी के पास ये डबल इंजन बेचना चाह रही है, ये जनता के सामने रखा है। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार और एमसीडी में आम आदमी पार्टी, ये डबल इंजन आप जनता के सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पास आप खेल रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस कंफ्यूज है। राहुल जी कहते हैं कि देश जोड़ो, भाई इनके नेता कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, जनता कहती है भाई इनके बात पे ना जाओ। तो मुझे लगता है कांग्रेस रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी जो निखत जी उठा रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं 3 बार का विधायक हूं और हमारे विधानसभा की जनता ने बड़ी रिकॉर्ड मार्जिन से 3 बार जिताया है। तो इसलिए जिताया है क्योंकि वहां काम हुआ है, वहां के स्कूल में काम हुए, वहां के हॉस्पिटल्स में काम हुए, वहां के सड़कों पे काम हुआ। हाँ, लेकिन चारों तरफ कूड़े ही कूड़े हैं। अगर मैं विधानसभा में एंटर करूं तो कूड़े का बहुत बड़ा ढलाव है
और वहां पे आवारा पशु खड़ा होता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। बगल में मेरा भलसबा है, कूड़े का पहाड़ है वहां, और बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि उस कूड़े के पहाड़ में आज ये लोग निस्तारण के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? तो वहां ये कहते हैं हम कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। अब 48 टन कोयला कूड़ा वहां आता है, 2000 का निस्तारण करते हैं। ट्रॉमल मशीन लगाओ वहां पे जिसकी कीमत 17 लाख रुपए, और रेंट देते हैं महीने का 18 लाख रुपए। अगर 200 को खरीद लेते तो साल में 60 करोड़ में खरीदा जाता। 250 करोड़ का ये दे रहे हैं किराया उसमें। तो भ्रष्टाचार क्या ये समझिए। अब इम्पोर्टेंट ये है, देखिए आज के दिन में दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली जनता ने झाड़ू चलाया है, और मैं आपको वादा करता हूं आपने झाड़ू चलाया तो कीचड़ और कमल दोनों साफ होगा, चमकेगी दिल्ली। क्योंकि 15 साल से केवल वादे पे वादे होते रहे, बस ये एमसीडी एक लूट का सेंटर बन के रह गया। जनता को ये पता नहीं कि फायदा क्या है। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने भी आप पर पलटवार में की, उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन इन्होंने भी आप पर पलटवार में की, उस पर मैं लौटूंगी। लेकिन जल्दी से नीरज जी, ये कह रहे हैं दोनों ही, आम आदमी पार्टी बीजेपी, ये कह रहे हैं आप तो इरेलेवेंट हो चुके हैं, अब आपकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है, आप रेलेवेंट नहीं है। आदित्य जी, ए और बी टीम तो इसी तरीके से बात करेगी ना, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं आदित्य जी, जब आप बार बार पोलिंग सेंटर्स की रिपोर्ट दिखा रहे थे तो आज एमसीडी में भाजपा की और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्कूलों की, दोनों की हकीकत सामने थी। कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि वहां व्हील चेयर्स नहीं है, जिससे जो फिजिकली चैलेंज्ड हमारे साथी जो वोट करना चाह रहे थे, जो बुजुर्ग माताएं बहनें वोट करना चाह रही थी, वो नहीं जा पा रहे थे। तो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन दोनों ने क्या किया पिछले 15 साल में? जब तक मैं एंकर कर रही थी, आपके जो दिल्ली के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। मैं आपसे जानना चाह रही थी फाइनली वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए क्या? क्योंकि आज वोटर लिस्ट में नाम ना होना एक बड़ा मुद्दा रहा। मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखे प्रहार किए। तो जल्दी से नीरज जी, पहले आप, उसके बाद संजीव झा। अदिति जी देखिए, अनिल चौधरी जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उसके अलावा वो एक बार के विधायक और 2 बार के पार्षद हैं, दिल्ली के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको हर व्यक्ति जानता है। ऐसे आदमी का भी वोट अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो दिल्ली की आम जनता के साथ क्या हुआ होगा, यह सोचने में भी डर लगता है। दिल्ली में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की थी। दिल्ली का स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर इस तरीके से रोल कॉल में से आप लोगों का वोट हटा दे तो सोचिए आपके साथ वो आगे क्या करेगा। ठीक है, जल्दी से जवाब। अरविंद झा, ये आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है और यही आरोप मनोज तिवारी ने भी लगाया था, इस पर मैं निगत का कमेंट भी लूंगी, लेकिन उससे पहले सब उंगली आप ही की तरफ उठा रहे हैं, आपकी जवाबदेही की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, दिल्ली इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल को रिपोर्ट करता है और डायरेक्टली कोई दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं इस बात से सहमत हूं, ये तो मनोज तिवारी जी ने किया है भाई। 270 से 250 आपने क्यों किया, आज बताया नहीं। डिलिमिटेशन ऐसा किया आपने कि पूरी जनता आज कंफ्यूज रही कि हमारा पोलिंग सेंटर कौन सा है, हम वोट करने कहां जाएंगे। तो ये जानबूझकर आपने साजिश रची कि किसी तरह से जनता में हम जाएं और जीत जाएं, लेकिन उसके बावजूद जनता ने आपको नजरअंदाज कर दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ी संख्या में वोटर कटे हैं, और मैं अपने विधानसभा में देखा जहां हमारे बहुत समर्थक हैं वहां से सैकड़ों की संख्या में लोग वापस गए हैं। हमने लगातार बातचीत की ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक बात मैं और मानता हूं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर अपने वोटर आई कार्ड और वोटर में नाम है कि नहीं वो इंश्योर नहीं कर सकते हैं तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालात क्या है। तो मेरा ये मानना है, तो मेरा ये मानना है कि ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कह रही सारी जिम्मेदारी आपकी है और दिल्ली की जनता इसमें कंफ्यूज है कि आप दोनों में से जिम्मेदारी किसकी है। खैर, वो अपना फैसला सुना देगी, लेकिन निगत अब्बास ये कह रहे कंफ्यूजन तो आपने क्रिएट कर दी, डिलिमिटेशन करके कंफ्यूजन आपने क्रिएट की और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। देखिए, परेशानी इन लोगों को तब होती है जब दिल्ली की जनता अपना फैसला सुनाने वाली होती है। आप हमेशा देखो कोई ना कोई बहाना लेकर ये जरूर आते हैं और फिर ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देते हैं। इन्होंने तो सत्येंद्र जैन की इतनी वीडियो वायरल हो गई, पॉक्सो एक्ट वाले से मालिश और चंपी करा रहा था, तब ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। इन्होंने वहां पर झाड़ू पोछे लगवा रहे थे, जो आज तक दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने, विश्व की जनता ने सिर्फ टीवी फिल्मों में देखा था कि इस प्रकार गुनहगारों के लिए
वहां पर चंपियों वाले बैठे हैं, खाना देने वाले बैठे हैं, जोमैटो वाले बैठे हैं, वो आज इन्होंने हमें लाइव दिखा दिया सत्येंद्र जैन के साथ क्या क्या हो रहा था। ये सारी चीजें देखकर सब ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं। मेरे भाई, अगर सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना ही था तो आपके विधायक होने का और दिल्ली में आपकी सरकार होने का फायदा क्या। दूसरी बात, अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे थे तो मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत थी। सब छोड़िए, आज आप सवाल ये उठाइए, मैं कैंपेन की बात ही नहीं कर रही। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। 10 बार आपकी विधानसभा में घूमी हूं कि क्या झुग्गी वासियों के घर जाकर पानी पिया था, क्या देखा था नाली जैसा गंदा जो पानी आ रहा था उसका क्या हश्र है। वहां बच्चे और बूढ़े रो रहे थे कि उनके पेटों में दर्द होता है वो पानी पीकर, उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे। खैर, दिल्ली की जनता आज मत दे चुकी है, कमल का बटन दबा चुकी है। 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी फिर से एमसीडी में सरकार बनाएगी और उसके बाद फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि जब आपकी दिल्ली में सरकार है तो आप एमसीडी के कर्मचारियों का पैसा क्यों रोकते हैं? ठीक है, चलिए 25 मिनट और बाकी है। जो पोलिंग बाकी है उसमें 25 मिनट बाकी हैं। जल्दी से संजीव झा आप जवाब दे दें। वो कई सारे सवाल फिर से उठा रही है और वो जो कैंपेन के मुद्दे रहे वो भी उसमें शामिल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहती हैं कि मेरे विधानसभा में गए, मैं दावे से कह सकता हूँ अगर पूछ लूँ कि हमारे यहाँ झुग्गी कहाँ, ये नहीं बता पाएंगी। मैं तो रोज झुग्गी में जाता हूँ, रोज उनके साथ बैठता हूँ, रोज उनके साथ खाना पीना खाता हूँ, तो मुझे तो अपनी झुग्गी के बारे में पता है और लोग मुझे चाहते हैं और जानते भी और वोट में दिखता भी हो। पहली बात। दूसरी बात, ये जो वीडियो आप निकालते इसलिए निकालते हैं कि कोई कूड़े का वीडियो ना डाल दे, कोई ढलाव का वीडियो ना डाल दे, कोई आवारा पशु का वीडियो ना डाल दे, उस कूड़े का पहाड़ का वीडियो ना आ जाए, एमसीडी का जो बेसिक मुद्दा था उसकी वीडियो जनता ने चला दे, तो आप कुछ स्टिंग चलाने का काम करते हैं। लेकिन जनता देखती है। मैं ये मानता हूं कि आपने जितने भी आरोप लगाए, अगर मैं 2016 से ही शुरू करूं, याद है ना शुंगलू कमेटी आपको, दिल्ली सरकार के एक एक फैसले की जांच की गई थी और एक अटर्नी करप्शन नहीं मिला। अभी तक 167 एफआईआर हो चुके हैं और 167 एफआईआर में एक पर एक बरी 135 में बरी कर चुके हैं। आज मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 थे। जो वीडियो सामने आए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी एक्यूज नंबर 1 थे। लेकिन सवाल उठेगा आपके चैनल ने उस पे 80 डिबेट कराए हैं, लेकिन आज चार्जशीट में नाम तक नहीं है। मेरा काम है, अभी भी डिबेट करा रही हूं। इन पे पूछना मैं अभी चाहिए भी डिबेट करा रही हूं। इनकी आपको तो एजेंसी खुश होना सर्टिफिकेट दे चाहिए रही कि है आपकी पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। कट्टर ईमानदार हैं। ठीक है, आप कट्टर ईमानदार खुद को बता रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप ईमानदार को चुनिएगा, कट्टर ईमानदार के झांसे में ना आएगा, ये बीजेपी कह रही है। एक सेकंड, हमारे साथ कलीमुल हफीज है, प्रेसिडेंट है आईएम की दिल्ली से प्रेसिडेंट है, दिल्ली यूनिट के। बहुत बहुत स्वागत है कलीमुल हफीज। बहुत मुस्कुरा रहे हैं और अभी यहाँ पर बी टीम को लेकर डिस्कशन हो रहा था और यकीन मानिए जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर ए और बी टीम होने का आरोप लगा रही थी तो जहन में, क्योंकि नेशनल नैरेटिव में हमने देखा है बी टीम के नाम पर एक और पार्टी एकदम से उभर कर आती है, एक नेता की छवि उभर कर आती है और वो है असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली में किसकी बी टीम है आप? देखिए, बी टीम के अलावा एक और लफ्ज है, छोटा रिचार्ज। वो छोटा रिचार्ज किसके लिए कहा जाता है पब्लिक वो भी जानती है। सवाल अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के साथ जुल्म किया है, इन्होंने 2 दिल्ली बनाई है। एक वो दिल्ली जहां हम लोग बैठे हुए हैं, चमकती हुई दिल्ली, एक वो दिल्ली जहां कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े खुले में नालियां बह रही हैं, अनथराइज कॉलोनीज हैं और वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल और दलित बहुल इलाके हैं। वहां पे इन्होंने जुल्म क्या किया है, मैं बिल्कुल बेसिक काम बताता हूं। एमसीडी के 3 काम हैं। एक काम है साफ सफाई, दूसरा काम है प्राइमरी शिक्षा, तीसरा काम है प्राइमरी स्वास्थ्य। प्राइमरी शिक्षा की बात करूं तो 1616 स्कूल एमसीडी के हैं और 1044 स्कूल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। दोनों स्कूलों को मिला दे तो 2660 स्कूल बैठते हैं। अगर इसे 70 विधानसभाओं में बांटेंगे तो एक विधानसभा में 37 स्कूल आते हैं। मैं यह चैलेंज कर रहा हूं अपनी सब पूरे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कि आप मुझे बताएं कि दिल्ली में मुस्लिम या दलित बहुल इलाकों में 10 से भी ज्यादा स्कूल नहीं है, जबकि 37 स्कूल होने चाहिए। तो ये इनका तीनों पार्टियों का जो जुल्म है उसको ओपन करने के लिए AIMIM आई है और हमने आज जिस तरह से वोटिंग की है दिल्ली की जनता ने, हमें यकीन है कि हम जीतेंगे और इन सब की जो सरकार में है इनके नाक में दम करके रखें। कितनी सीटें जीतेंगे आप? 250 वार्ड में से कितने वार्ड आप जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे जैसे गुजरात में 13 सीटों पर आपके प्रत्याशी हैं। देखिए, 119 एमएलए की विधानसभा है तेलंगाना, वहां पे सिर्फ हमारे 7 एमएलए हैं। हमने हैदराबाद को नंबर 1 सिटी बनाया है
और पिछले 60 साल से हम हैदराबाद के नगर निगम की खिदमत कर रहे हैं। 45 हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 44 जीते थे। यहाँ भी हमने 15 खड़े किए हैं और हमें यकीन है 15 जीतेंगे और ये 15 ही जो है कमाल करेंगे और इनको बिल्कुल राह रास्त पे लाने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, तो कलीमुल हफीज जी, एक बात तो आपने की मुस्लिम बहुल इलाकों में यही आरोप आपकी पार्टी पर लगता है कि आपको तो सिर्फ मुसलमानों की चिंता रहती है। और दूसरी बात सर, और दूसरी मैंने बात, दलित भी कहा। सुनिए, लेकिन आप मुस्लिमों को ले आते हैं ना सर, दिल्ली वालों में भी आप हिंदू मुसलमान करने लगते हैं तो सवाल उठता है, और आप ये सवाल जानते हैं आपसे उठेगा और आप इसलिए जिक्र भी करते हैं। लेकिन दूसरा गुजरात में आप 13 सीटों पर, आपने 14 पर प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस, आपका दावा है कि कांग्रेस ने एक प्रत्याशी खरीद लिया, तो 182 मेंबर की असेंबली वहां, उसमें से 13 सीटों पर आप, और वहां से आप गुजरात की तस्वीर बदलेंगे। अभी आपने क्लेम किया कि 15 प्रत्याशी आपने उतारे हैं और वो सारे जीतेंगे और आप 250 वार्ड वाली जो एमसीडी है उसकी तस्वीर बदल देंगे। तो ये जो खुद आप मुस्कुरा रहे हैं और आप जान रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, और दिल्ली वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि 542 की पार्लियामेंट में जब वो 2 शेर हारते हैं तो आप देखते हैं ना पूरा पार्लियामेंट उनको सुनता है। 542 में जब 2 बोल सकते हैं तो ये तो 250 में 15 होंगे मैडम। नहीं, दो शेर की बात नहीं है। मुझे लगता है कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, चाहे वो यहाँ पर इस आवाम में बैठा हो, जनता में बैठा हो, या वो वहां जाकर बटन दबा रहा हो, वो पार्लियामेंट में बैठा हो, या वो कहीं भी हो, उसकी आवाज में दम होता है। वो हिंदुस्तान शेरों का देश है, ये इसमें कोई किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निगत अब्बास ये तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता के मन में एक और चीज को लेकर सवाल होगा, और जो मैंने आज वोटर को कहते हुए भी सुना कि हम फंस गए। एक तरफ केजरीवाल की सरकार है, वो ये कहती है कि केंद्र हमारे काम में रोड़ा अटकाता है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है, बीजेपी एमसीडी में बीजेपी और केजरीवाल सरकार में भी हम फंस गए। तो एक जो दिल्ली का वोटर है फंसा हुआ पाता है खुद को बीच में। आदिति जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं मेरे भाई को वहां कुछ बोलना चाहती हूँ। झा साहब इस बात को सुन के बहुत खुश होंगे। आप तो फिर हैं, पर आप हैं क्या? यहाँ पर एमसीडी में, गुजरात में कहीं है क्या? देखेंगे कहीं नहीं है आप। खैर, सवाल ये उठता है, आपने बिल्कुल सही बात करी कि यहाँ पर वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आप शाहराना अंदाज में कलीमुल हफीज का जवाब ले लेते हैं। देखिए हम तो अभी आएंगे ना, जिस प्रकार यहाँ लेट आए हैं उसी प्रकार दिल्ली में इंतजार करती रह जाएगी जनता आपकी सीटों का, और आ नहीं पाएगी मेरे भाई। आप जिस तरह से यहाँ सजकर पहले से इंतजार कर रहे हैं उससे ज्यादा हम खिदमत कर रहे हैं। नहीं, सच कर नहीं, ये सही भाषा नहीं कलीमुल भाई, ये सही भाषा नहीं। ना, वक्त पर आना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना, इस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं, इस तरह की टिप्पणी नहीं। उन्होंने सवाल देना चाहती है, ठीक है, मेरे मुद्दे पर बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए, जवाब ले लीजिए। सवाल किया है ना, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रैफिक मैनेज नहीं किया है, इसलिए हमें टाइम लगा। जवाब तो सुनिए। आम आदमी पार्टी ने रोड खराब कर रखे हैं, इसलिए हमें टाइम लगा। ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, ठीक है, ये भी कह रहे हैं दोनों पार्टियां मिली हैं, लेकिन मिली हुई पार्टी जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। आदिति जी, देश की राजधानी में लोकतंत्र का महापर्व है, सिर्फ निगहत अब्बास नहीं, दिल्ली की जनता सजी हुई है, क्योंकि आज अपने अधिकारों का इंतजार कर अधिकार अपना इस्तेमाल कर रही है। आज सच के गए और ये स्याही लगा कर आए। अगर आप नहीं सजे तो ये गलती आपकी है, सच कर जाते तो शायद एक आध वोट मिल जाता। मौजूद है मैडम यहाँ पे, आप चाहती हैं वही है। देखिए आदिति जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर बात कर लेते हैं डबल इंजन वाली, और जो बीच में दिक्कतें आ रही है। मेरा तो सवाल इसीलिए झा भाई से फिर से है कि आपकी सरकार है, एमसीडी का सारा पैसा आप रोक कर बैठ जाते हैं, केंद्र से कहते हैं कि हम यहाँ पर सफाई करवाएंगे, हम ये पोल्यूशन का स्मोक टावर लगाएंगे, हम हर वार्ड में स्मोक टावर देंगे, हर वार्ड में कैंपेन हो चुकी है। सवाल का जवाब दे रही हूँ। काम करने वाला बनाम काम रोकने वाला, ये नैरेटिव काम तो देखिए 15 साल से आदिति जी होता आया है। दिल्ली की जनता ने देखा है, तभी हम 15 साल से रहे हैं। दिल्ली की जनता के मत के बगैर हम ना होते, और इस बार भी दिल्ली के मत से ही हम दोबारा 7 तारीख को सरकार बनाएंगे भी, और इसी प्रकार दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे भी। संजीव झा, देखिए, मुझे लगता है कि साथ खुशफहमी में रहना अच्छी बात है, रह लें, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली की जनता ने झाड़ू चला दी, और दिल्ली की जनता ने कहा है
कि गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू की ही जरूरत है, इसीलिए ये जिम्मेदारी झाड़ू वालों को मिलनी चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं। 15 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, 15 साल में आपने दिल्ली को कोरोना का शहर बनाकर रख दिया। ये मैं नहीं, दिल्ली की जनता कह रही है। 15 साल में आपने दिल्ली की जनता को उसके अपने हाल पे छोड़ दिया। वो तहजीब हाफी का एक शेर है कि तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तुम तो वहां जाना छोड़े, तुमको क्या पता कि क्या हालात है जनता का। जनता त्रस्त है। 15 साल का जनता इस बार हिसाब और बदला लेने के लिए वोट कर रही है। और मैं दावे से कहता हूं, आज रिकॉर्ड कर लीजिए कि जब 7 तारीख का रिजल्ट आएगा 200 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है और आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में सरकार बनाएगी। ठीक है। और 15 साल से जो सत्ता में है वो भी कहते हैं जनता त्रस्त है, और जो विपक्ष में है वो भी कहते हैं जनता त्रस्त है। यहाँ पर जवाबदेही फिर किसकी है, सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन निगत अब्बास आपको काउंटर करना चाहिए, उनका काउंटर ले लीजिए। उसके बाद नीरज मिश्रा और कलीमुल हफीज भाई, जल्दी जल्दी प्लीज। मेरे भाई आप विधायक तो हैं, पर क्या करें, जनरल नॉलेज आपकी थोड़ी वीक है। आदित्य आप फिर मुझे टोकोगे कि कैंपेन की बात मैं कर रही हूँ। क्या करूं, बताना पड़ता है। जब आप कहते हैं 15 साल में क्या काम करा, आपको मालूम है 13,000 कर्मचारियों को रेगुलराइज करा गया है। आपको पता है महिलाओं के लिए सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको पता है एमसीडी के बेड्स बढ़ाए गए हैं हॉस्पिटल्स में। आपको पता है कि जनता स्कूल की कोई महाशय बात कर रहे थे, लाजपत नगर के उस स्कूल में जाइएगा जो विश्व में टॉप 10 स्कूल्स में आता है, एमसीडी का स्कूल है, जाकर अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाइएगा। ये करा है एमसीडी ने। और न जाने ऐसे कितने काम है जो मैं गिनवाऊंगी तो आपके पास पर्चा कम पड़ जाएगा। जा साहब, ठीक है। दिल्ली की सरकार ने कितना लूटा है, भ्रष्टाचार मचाया है, ये सीबीआई की। चलिए, किसने किसको लूटा है, जनता ये फैसला सुना रही है। जनता ये फैसला सुना रही है। और अब 15 मिनट और बचे हैं, 5:30 बजे एमसीडी इलेक्शंस के लिए ये पोलिंग थम जाएगी। और 1349 उम्मीदवार जो है उनकी किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है। नीरज मिश्रा, आप अपना एक टिप्पणी यहाँ पर करना चाह रहे थे अपनी, उसके बाद कलीमुल हफीज। और यहाँ जो दिल्ली वाले मौजूद हैं, किस किस के हाथ में स्याही का मार्क है, हाथ उठाइए। आपके हाथ में, पहले मैं जनता की सुन लेती हूँ, एक एक कमेंट इनका ले लेती हूँ। ये जो अभी आप डिबेट देख रही है, जो बहस देख रही है, आपने जब अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया तो ये सब सोचा, क्या सोचा आपने? Actually, I'm not thinking about this. या I know that बीजेपी हमारे जो एरिया है उसमें काम कर रही थी, सो हमने बीजेपी को वोट दिया था। ठीक है। आपके लिए कौन सा मुद्दा था? मेरे लिए मैडम साफ सफाई, एमसीडी का करप्शन। आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं दूसरे से। ये बताएं 15 साल में एमसीडी ने क्या किया। ये कह रहे हैं निगत की करप्शन पर एमसीडी से सवाल किया जाना चाहिए, जिस पर बीजेपी का कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही में अगर हम सरकार में हैं आदिति, तो हमसे ही सवाल पूछेंगे ना। काम के नाम पे तो मैंने आपको काम बताए और दोबारा बताऊंगी। मेरे अच्छा, डिवोर्स हो गया, बीजेपी का डिवोर्स हो गया आज। आप मेरे भाई, 7 तारीख को भी यही डिबेट रखना, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करने। मैं तो कह रही हूँ हम रखेंगे। आदित्य जी इसी मंच पर दोबारा बुलाइएगा और मेरे भाई की जो शिकायतें हैं हम तो पूछेंगे, हम तो जानना चाहते हैं। एमसीडी में नाम के लिए नहीं आए हैं, काम के लिए आए हैं। ठीक है, कुछ और वोटर्स हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आपने किस मुद्दे पर वोट? लेंटर माफिया जो है पूरे दिल्ली में भरा पड़ा है। जहां चले जाइए एक मकान, अगर कूड़ा उठाना हो तो कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन आप मकान बनाने के लिए एक ईंटा भी रख दीजिए, वहां बीजेपी के पार्षद आ जाएंगे लेंटर माफिया के रूप में पैसा लेने के लिए। ठीक है, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? मैं बुराड़ी से रहने वाला हूँ। 25 गज का मकान था मेरा, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर लग रहा था। बीजेपी के पार्षद आए, कहते 50,000 दोगे तो काम करने दूंगा। एमसीडी के थ्रू आए, एमसीडी का वर्कर आया था और फिर वो लेके गए पार्षद के पास, कह रहे इतने रुपए लगेंगे। और पार्षद दोनों लड़ गए, बीजेपी का एक बुराड़ी गाँव का और इधर दोनों पार्षद बोले मेरे एरिया में, मेरे एक मिनट उन्होंने बोला मेरे एरिया में जमीन पड़ता है, बोला मेरे एरिया में जमीन पड़ता है। दोनों पार्षद लड़ रहे हैं, पैसे मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। फिर ये दोनों गए सांसद के पास, मनोज तिवारी जी के पास। मनोज तिवारी जी का अच्छा तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया। मनोज तिवारी जी भी वहां पे बोल रहे थे दोनों जाओ मेरा हिस्सा। नहीं, इस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। इन्होंने कंप्लेन करी, आपने कंप्लेन करी, पुलिस पे कंप्लेन करी, एमसीडी के कमिश्नर को किया, कोई सुनने वाला नहीं है। लेंटर माफिया के खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब सांसद हिस्सा मांगने लगे तो किससे कंप्लेन करें? नहीं, पुलिस ने कंप्लेन करी। आदित्य ये बहुत संगीन आरोप है। एग्जैक्टली, बहुत गंभीर संगीन आरोप है।
और आपके मंच पर खड़ी हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़ी हूँ। अगर इस प्रकार का कोई आरोप अगर हमें पता चल रहा है तो मैं वही पूछ रही हूँ, अब इसमें कितनी, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, कितनी सच्चाई और कितना झूठ है इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, आपने कंप्लेन करी, मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ, आपने कंप्लेन करी तो पुलिस में एमसीडी में जो अधिकारी थे उनसे कंप्लेन एमसीडी के, आप तो कह रहे हो ना एमसीडी भ्रष्ट है, आपने तो ये कहा, आपने जाके पुलिस में कंप्लेन करी, कंप्लेन का कोई कॉपी होगा, कोई एफआईआर होगा, कुछ तो होगा, आपके पास कॉपी है कोई? आप दीजिए। अच्छा, आपके हिसाब से पूरा सिस्टम ही करप्ट है? बताइए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ठीक है। 10 सेकंड आप मुझे दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये मेरे भाई ट्रेंड चलाने आ जाएंगे सोशल मीडिया पर। कंप्लेन थी तो कॉपी डालते ना हमें टैग कर कर, और पुलिस को टैग कर कर सोशल मीडिया पर कार्रवाई होती है, ये सब जानते हैं, ठीक है। नहीं आप बताते। देखिए, यहाँ बैठकर बोलना बहुत आसान है, मुझे नहीं पता कौन भाजपा का कार्यकर्ता है और कौन केजरीवाल जी का कार्यकर्ता है, पर अगर संगीन आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ के साथ लगाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी संगीन आरोप आपका प्रूफ होता है तो कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आपके सामने मैं खड़ी होंगी, जूता आपका सर मेरा होगा। नहीं, जनता, लोकतंत्र में जनता के पास बटन दबाने का अधिकार है और अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करके अपना फैसला सुना सकता है। तो मुझे लगता है कि जूते के और सर की जरूरत नहीं है, वो जनमत जो जनता है वो अपना फैसला बहुत ही शालीन तरीके से सुना सकती है। कलीमुल हफीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, जल्दी से। ये तो बीजेपी की तलाक के साथ रुसवाई भी हो गई। हम सोच रहे थे सिर्फ तलाक मिला है इसको। देखिए, सच्चाई ये है कि अब पब्लिक जो बोल रही है, इस पब्लिक ने अपना जवाब ईवीएम में कैद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर कर दिया। अब एमसीडी पावर में नहीं है। निगत अब्बास साहिबा, आप भी किसी खुशफहमी में मत रहिए। सच्चाई ये है कि आप जनता जिसको भी देगी उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करना होगा, वरना जो मजदूर, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक इस दिल्ली को बनाता है, अपनी मेहनत से बनाता है, ये अल्पसंख्यक क्यों आप ले आते हैं? ये इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा दिल्ली वाला है। आप उसको उसके धर्म के आधार पर कैसे कैटेगराइज करने लगते हैं? दिल्ली में सबसे ज्यादा शोषण ही इन दो तबकात का हुआ है, मुसलमानों का और दलितों का। इसलिए जब तक इनकी बात नहीं करेंगे दिल्ली कम्प्लीटली अच्छी नहीं होगी। कि शोषण हुआ है तो सिर्फ मुसलमानों का। एमसीडी एमसीडी के थ्रू उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, कम से कम उनकी सीवर लाइन, नहीं ये मुसलमान है, पानी की लाइन और प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन तो हो। नहीं, लेकिन कलीमुल हफीज, दिल्ली वालों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, दिल्ली वालों को बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, दिल्ली वालों को साफ हवा में सांस लेने का हक है, दिल्ली वालों को साफ पानी का पीने का अधिकार है, लेकिन उसमें ये हिंदू, मुसलमान, उसकी जाति, ये सब करने की जरूरत है क्या? देखिए मैडम, मुझे बताइए दिल्ली में घिटोस कहाँ है? ये घिटोस किसने बनाए हैं? क्यों सीलमपुर, मुस्तफाबाद, रोखला में घिटोस हैं? क्यों सिलम कॉलोनीज हैं? वो वहाँ क्यों कूड़े के ढेर हैं? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उन्होंने इस तरह की पॉलिटिक्स को क्रिएट किया है? जी हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जनता के सामने जिम्मेदारी। ठीक है, जवाब लीजिए। नीरज मिश्रा आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, उनका जवाब लीजिए, उसके बाद निगत अब्बास का जवाब लीजिएगा। कांग्रेस ने तो वो दिल्ली बनाई थी जो दुनिया की नंबर 1 कैपिटल, सबसे ग्रीन कैपिटल, सबसे ज्यादा सौहार्द में रहने वाली कैपिटल, हमने तो वो बनाई। और आप लोगों की सोच के खिलाफ मेरा नेता राहुल गांधी 2500 किलोमीटर चल चुका है और 1000 किलोमीटर और चलेगा। आपकी सोच के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए चल रही है। आदित्य जी, हम लोगों को इन बातों के अंदर जनता के मुद्दों को भूलना नहीं है। ये प्लानिंग है, इधर शोर मचेगा, उधर शोर मचेगा, आपके मुद्दे रह जाएंगे। संजीव झा, निगत अब्बास इधर से शोर मचाएंगे, कलीमुल हफीज उधर से शोर मचाएंगे। आदित्य जी, अभी आपके सामने हो रहा है ना, जब आप मुद्दों की बात करती हैं कि कैंपेन खत्म हो गया, तो बात तो ये करनी चाहिए कि दिल्ली का वोटर उदास होकर आज सिर्फ 45% वोट करने आया। कैंपेन तो खत्म है ना। लेकिन सर, आपके वादों में इतना दम क्यों नहीं था कि आप उसे घर से बाहर खींच लाए? हमारा वोटर तो बाहर निकला, लेकिन जो 15 साल से लूट रहे थे, करीब 8 मिनट का और बैठ वक्त गया। बाकी है। और यहाँ पर फिर वही सवाल उठेगा, आपके दिल्ली प्रेसिडेंट, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो इंश्योर नहीं किया जा सका, तो फिर दूसरे जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं उनका क्या हुआ होगा? वो सवाल भी फिर आपके ओपोनेंट्स आपसे पूछेंगे। आदित्य जी, मुझे एक बात बताइए, आप अगर दिल्ली की रेजिडेंट होंगी तो 3 बार इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को, जो बीएलओ होता है, उसको आपके यहाँ के वोट चेक करना होता है।
अगर इलेक्शन कमीशन का अधिकारी दिल्ली के ऐसे नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है एक पार्टी का, पहले एमएलए रहा, 2 बार पार्षद रहा, उसके घर जाकर अगर वोट वेरीफाई नहीं कर पाया तो आप लोगों के साथ क्या होगा? आपको तो यह समझना है कि आपका 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 सबका वोट काटा इन्होंने। संजीव जी ने कहा ना कि इनकी विधानसभा में हुआ, निगत कह रही हैं कि मनोज तिवारी बता रहे हैं कि उनके यहाँ हुआ। तो आपने अगर लोगों के मताधिकार का अधिकार रोक दिया कांग्रेस कहती तो इस है तरीके आम से आदमी पार्टी की वजह से हुआ, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी की वजह से हुआ, और वोटर यहाँ पर ढूंढता रहे कि किसकी वजह से हुआ। ये जो खींचतान है, ये जो एक दूसरे पर आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला, ये अपने आप में किसी की तो कहीं जवाबदेही फिक्स हो। निगत अब्बास, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, इस प्रकार की बात को मैं तवज्जो नहीं देना चाहती। अगर कोई ये बोल रहा है कि यहाँ सीलमपुर में ये हुआ, मुस्तफाबाद में ये हुआ, आम आदमी पार्टी ने ये करा, बीजेपी ने ये करा, यहाँ पर मुसलमान हिंदू की राजनीति अगर एमसीडी में भी अगर आप करने लगे तो आपका स्तर कहाँ है, ये आपको खुद अपने आप आत्ममंथन करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आप लोग कहीं और कभी आए भी नहीं। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुंह की खाई, गुजरात में मुंह की खाएंगे, यहाँ पर भी मुंह की खाएंगे। खैर, यहाँ पे जो लोग ताली बजा रहे थे, एक सेकंड, दिल्ली की जनता ताली बजा रहे थे, जो खींचतान हो रही है, ये जो वार पलटवार हो रहा है, ये आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, या इन दोनों में से कोई आपके मन की बात कर रहा है? सिर्फ इस बात पे खुश हो रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपस में लड़ ही इसलिए रहे ताकि आप खुश हो। नहीं, मुझे लाइट नोट, मुझे लगता चलिए ऑन अ सीरियस नोट बहस पर वापस आते हैं। जी, मुझे लगता है कि आज जब इतना बड़ा पर्व है हमारे लिए, लोकतंत्र का महापर्व है, जनता अपना वोट धर्म और जाति से बढ़कर देकर आई है, और यही जरूरत है। दिल्ली की जनता पर बार बार अपने दबे लफ्जों में यह आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर जनता ने वोट, लेकिन दिल्ली दंगों की तो बात हुई नहीं हुई क्या? नहीं, देखिए आदिति जी, उसमें सच्चाई नहीं थी क्या? क्या लोग नहीं मरे तो थे? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहां पर नहीं चलाया गया था? वो धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आज भी कह रही हूं। लेकिन अगर एक धर्म का इस्तेमाल कर कर उन्हें बदनाम कर कर आप बम के गोले भी फेंकवाएंगे, बसों को भी तोड़वाएंगे, गाली गलोच भी करवाएंगे और थुकवाएंगे भी, तो बदनाम मेरी कम्युनिटी होती है, इनका कुछ नहीं जाता। इन्हें तो वोट से मुझे दिक्कत है। काउंटर है आपके लिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, कलीमुल हफीज, मेरा सवाल मैं दे रही हूं, उसके बाद संजीव जी। सिर्फ सवाल इतना सा है कि जब दिल्ली जल्दी प्लीज, देखिए दिल्ली पूरी समान होनी चाहिए, तो आखिर 23 डिस्पेंसरी जहां होनी चाहिए वहां 2 हैं, जहां 37 स्कूल होने चाहिए वहां 5 हैं। ये मैं मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों को ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो आखिर क्यों है ये जवाब दें पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है ना। हमने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम किया। ओखला सबसे बड़ी विधानसभा है दिल्ली की, सबसे बड़ी विधानसभा, उसमें सिर्फ 7 स्कूल हैं, क्यों नहीं है? वहां 55 स्कूल होने चाहिए, क्यों नहीं है? अच्छा, ठीक क्यों है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल नहीं बनाए? क्यों एमसीडी स्कूल नहीं बनाए? 4 मिनट का वक्त और बाकी है, और दिल्ली की जनता एमसीडी इलेक्शंस में अपना फैसला लॉक कर रही है। लास्ट 4 मिनट्स हैं, मेरे कई सहयोगी साथ में होंगे आपसे बस कुछ ही मिनटों में, उनसे हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। लेकिन जल्दी से कॉमेंट, संजीव जी, बहुत देर से मैंने आपको मंच नहीं दिया, और कलीमुल हफीज जी, इतना वक्त मैंने दे दिया। आप संजीव जी मुझसे ये कह सकते हैं कि 3 सीटों पर तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे जितना वक्त आपने इन्हें बहस में दे दिया। ये आरोप लगा सकते हैं मेरे ऊपर अब? ये बिल्कुल, मुझे लगता है इन दोनों की कव्वाली जो चल रही है, इसी कव्वाली को जनता भी पसंद कर रही है, और इसी कव्वाली से मुद्दे बच जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, अभी निखत जी कह रही है आपने कंप्लेन क्यों नहीं, कंप्लेन कहां जाकर करेगा? मैं एक वाकया बताता हूं आपको। एक किसी का फ्लैट बन रहा था, उससे 2 पार्षद आपस में लड़ गए, दोनों पैसे मांग रहे थे। वो हमारे पास आया, हमने कहा पुलिस को कंप्लेन कर दो। बोला साहब पुलिस को कंप्लेन करेंगे 5 लाख और बढ़ जाएगा। हमने, वो बीजेपी कार्यकर्ता था, हमने कहा तो अपने सांसद को बोलो। बीजेपी कार्यकर्ता आपके पास आया? सांसद को बोल देंगे 10 लाख और बढ़ जाएगा। अब समझिए कि वो जाएगा कहां? नेता के पास जाए, इनके नेता के पास जाए तो कंप्लेन, उसका रेट बढ़ जाएगा, पुलिस के पास जाए तो बढ़ जाएगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एमसीडी में कोई माई बाप नहीं था, हर कोई केवल लूट के हिस्सेदार थे। यहां के बैठे जनता भी बता रही है, और जब क्षेत्र की जनता जाकर पूछेंगे तो वो भी बताएंगे। इसी यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि 7 तारीख जब परिणाम आएगा तो आपके आंख खुले रह जाएंगे। तीसरी बात, मैं अपना एक वाकया बताता हूं मैं आपको। मैं कहीं जा रहा था कि स्कूल वाले ने फोन किया कि साहब मुझे एमसीडी का इंजीनियर परेशान कर रहा है। मैं बगल से जाता, मैं पहुंच गया, मैंने पूछा तुम क्यों आए हो यहाँ पे? बोला साहब इनसे मिलने आए थे। वो मालिक ने कहा मिलने नहीं साहब, मेरे से 25 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने कमिश्नर को फोन किया, हमने कहा तुम्हारा इंजीनियर पैसे मांगा, तुमको शर्म नहीं आती? उसने कहा सर चिट्ठी में चिट्ठी लिख के दे दिया। 6 महीने बाद वो शादी में कहीं मिला। मतलब मकान तो आपका बन गया ना? बोला साहब बन क्या गया, आप जब आए
तो 2 महीने बाद आके मेरा मकान सील कर दिया, 55 लाख रुपए मांग रहा है वो। समझिए क्या हालात बना दिया है। एक ऑडियंस, मैं दावा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका वेरिफिकेशन आपने कराया नहीं है। ये दावा कर रहे हैं कि आपका वर्कर इनके पास जा रहा है वोट लगाने। संजीव जी ने मेरे भाई से परसों 25 लाख रुपए मांगे हैं भाई। 25 लाख रुपए नहीं मांगे थे आपने मेरे भाई से परसों, नहीं मांगे थे। मेरा देखिए, ये ऑडियंस झूठ नहीं बोलती जो यहाँ बैठी हुई है। यही बात मैं दिल्ली कह की रही हूं। जनता झूठ नहीं बोलती। चुप कराइए, ये आरोप, अब मैं जवाब दूंगी, आप तो कुछ भी ठीक है, जवाब ले लीजिए। निगत अब्बास जवाब ले लीजिए। हमारे मंत्री, जवाब ले हमारे लीजिए। विधायक पे, हमारे मुख्यमंत्री पे आप करते रहे, ठीक है, जवाब ले लीजिए सर। आपने आरोप लगाया, उन्होंने भी आरोप लगाया। ऑडियंस झूठ नहीं ठीक है, बोलता, ठीक है, जनता जवाब झूठ ले नहीं लीजिए। बोलती। नहीं, यहाँ तो ऑडियंस क्या बोल रही है? एक सेकंड संजीव जी, जनता क्या बोल रही है वो आपको 7 तारीख को पता चलेगा। ऑडियंस ने आपको बताया। नहीं, ये जो ऑडियंस है, संजीव जी, ऑडियंस बता रही है, यही 7 तारीख का परिणाम दिखेगा। यहाँ पे जनता क्या बोल रही है? बिल्कुल मुझे भी समझ नहीं आया। कभी वो ताली बजा रही है जब कलीमुल हफीज और निगत अब्बास लड़ रहे हैं, कभी वो ताली बजा रही है जब निगत अब्बास बोल रही है, कभी वो ताली बजा रही है जब नीरज मिश्रा कह रहे हैं हम तो ग्रीन दिल्ली हुआ करते थे, कभी वो आपके लिए भी ताली बजा रही है। तो जनता तो बहुत स्मार्ट है, जनता बहुत स्मार्ट है, उसने अपना फैसला सुना दिया है, उसने अपना फैसला सुना दिया है। अब आप जवाब लीजिए, अब आप जवाब ले लीजिए निगत अब्बास से, निगत अब्बास से जवाब ले लीजिए। लेकिन आप समझना नहीं चाहेंगे तो बात कुछ और है। इसी सकपकाहट का इंतजार था मुझे आदिति जी। ये यहाँ खड़े होकर कहते रहेंगे हमारे इनके सांसद ने मांगा, इनका ये भाजपा का कार्यकर्ता आया, तो मैं भी कह देती हूँ आपने मेरे भाई से 25 लाख रुपए मांगे थे, मुझे तो प्रूफ दो। ये तो हमेशा गलत होगा। सत्येंद्र जैन ने गलत करा, उसकी वीडियो पे मारी आपने। यही आरोप लगाते रहे रोज टीवी पर बैठ करके। सत्येंद्र जैन ने गलत करा, आपके आरोप पे भरोसा नहीं कर रही है। यही आरोप आपने मंत्री पे लगाया, हमारे विधायकों पे लगाया, हमारे मुख्यमंत्री पे लगाया, लेकिन जनता को भरोसा नहीं है। जनता जो कह रही है मैं दोनों को यहाँ पर रोकूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तू मैं नहीं जाना चाहती। इलेक्शन वोटिंग थम चुकी है, 5:30 बज चुके हैं और 5:30 बजे तक ये पोलिंग होनी थी। आपको बता देते हैं 250 वार्ड है रीयूनिफिकेशन के बाद, और उसके बाद एमसीडी में अब जो वोटिंग है एमसीडी चुनाव में वो खत्म हो चुकी है। ईवीएम में अब लॉक हो चुकी है 1349 उम्मीदवारों की किस्मत। 2017 में जब 270 प्लस वोट्स हुआ करते थे तब बीजेपी ने 180 प्लस पर जीत दर्ज की थी। अब निगाहें इस बात पर है, ये जो पुराना रिवाज रहा है 15 सालों से बीजेपी एमसीडी पर अपना कंट्रोल बरकरार रखे हुए, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार रही हो या 2015 के बाद 2017, जब 2015 में असेंबली में अरविंद केजरीवाल की आंधी में बीजेपी 3 सीटों पर सिमटी थी, तब भी बीजेपी एमसीडी पर अपना कंट्रोल बड़े मार्जिन से बरकरार रखने में कामयाब हो गई थी। इसलिए सवाल ये उठ रहा है, क्या ये रिवाज जो है वो जारी रहेगा, बरकरार रहेगी ये रिवायत, या फिर इतिहास अब बदलने जा रहा है, एक नया इतिहास हमें देखने को मिलेगा? मेरे 2 सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, हमारे साथ अनुष्का है और साथ ही नीरज गौड़ हमारे साथ है। पहले अनुष्का, आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां पर इस वक्त वोटिंग खत्म हो चुकी है क्या? किस तरह का रिस्पांस? आज पूरे दिन आप दिल्ली में जगह जगह पोलिंग स्टेशंस पर जा रही थी, पोलिंग बूथ पर जा रही थी, आपको क्या देखने को मिला, बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम दिल्ली में अलग अलग जगहों पर घूमे, हमने लोगों से वहां पर बातचीत की कि आज इलेक्शन का जो माहौल था उसमें कैसे कैसे हमको रिस्पांस मिलते हैं। तो हमने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर कुछ लोगों का ये कहना था कि उनको बदलाव चाहिए, तो वहीं कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो पर्सन स्पेसिफिक बातें कर रहे थे। वो सिर्फ इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि उनको सिर्फ किसी एक पार्टी को वोट देना है। कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि उनकी जो मांगे है वो साफ तौर पर ये है कि एमसीडी अपना काम जो है वो सही तरीके से करे। मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मैं सुभाष नगर के पोलिंग बूथ पर खड़ी हूं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है अब लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्कूल का जो गेट है उसको लगा दिया गया है। जो लोग जो बाहर रह चुके हैं वो अब बाहर ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो बचे कुछ लोग हैं जो यहाँ पहले 5:30 से पहले अंदर आ चुके थे वो अभी भी पोलिंग बूथ पर एक लंबी कतार पर खड़े नजर आएंगे आपको। वो सारे जो भी लोग यहाँ पर अभी पहुंचे हैं वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद वो लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। अभी कोई भी नया वोटर अगर आए तो उसको वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदिति,
बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अनुष्का, अभी भी काफी संख्या में, बड़ी संख्या में वोटर्स की जो क्यू है, अभी जब आपने जो तस्वीर दिखाई उसमें बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो देखे जा सकते हैं। नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज गौड़, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें और पूरे दिन दिल्ली में आपने क्या देखा? दोनों ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि 250 वार्ड्स में से 210 से ज्यादा उन पर वो जीत दर्ज करने जा रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब इतिहास बदलने जा रहा है। आपने दिल्ली में क्या देखा? बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त जो कि मौजूद हूं कमला मार्केट का ये स्कूल है, जहां पर जो दरवाजे हैं उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो समय है तकरीबन 5:30 बजे के आसपास से जो कि ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से अब अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। सिर्फ अंदर से वोट देकर जो लोग आ रहे हैं वही लोग आ रहे हैं, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर स्कूल पर। मैं इसको जो है काफ़ी देर से देख रहा हूँ, और इसी के साथ तमाम जो कि और स्कूल थे जहाँ पर हुई है वोटिंग, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग देखने को मिला है। लेकिन जो आखिरी समय है तकरीबन 1 घंटे से जो कि पिछला समय था, उसमें काफ़ी लोगों ने वोट किया है, अपने अपने घरों से निकले हैं। लेकिन अब जो पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 5:30 बजे का जो समय था वोटिंग का वो हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो है समय खत्म हो चुका है। अब लोग जो है वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के तमाम जो वार्ड थे वहाँ पर सुबह के वक्त, और दर्शकों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि 4 बजे तक हमें जो पोलिंग परसेंटेज का डेटा मिला था, नीरज गौड़, जो 4 बजे तक पोलिंग परसेंटेज की बात की जा रही थी वो 45% की जा रही थी। क्या 4 बजे के बाद 4 और 5:30 बजे के बीच ये जो 1.5 घंटे का वक्त था, क्या आपने उसमें ज्यादा बड़ी संख्या में वोटर्स को आते हुए देखा पोलिंग स्टेशंस पर? क्या ज्यादा भीड़ उमड़ी पोलिंग स्टेशंस पर, या जो ट्रेंड था पूरे दिन का वही बरकरार रहा? पहले नीरज गौड़ आप, उसके बाद अनुष्का। बिल्कुल अदिति, मैं आपको बताऊं कि जो कि आखिरी समय था 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे का, इस 1 घंटे में बहुत ज़्यादा वोटिंग जो कि दर्ज हुई है। और इसी के साथ में जो कि कमला मार्केट का जो वार्ड है, यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, और अभी भी लोग जो है पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से अंदर उनको जाने दिया जाए। लेकिन अब जो है अंदर जाने का जो समय है वो खत्म हो चुका है, और काफ़ी जो लोग जो है वोट दे करके आ रहे हैं, एक नया उत्साह उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। बच्चे भी पहुँचे हैं, उसी के साथ में हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। जिस तरीके से उनको जो कि पहचान पत्र दिखाया जा रहा है कि उन्हें जो है अंदर जाने दिया जाए। लेकिन जो ठीक है, 5:30 बजे तक का वक्त था पोलिंग के लिए, और उसके बाद जाहिर तौर पर पोलिंग बूथ में, पोलिंग स्टेशन में और जो वोटर्स हैं उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करने की, सिर्फ उन्हीं को मताधिकार का इस्तेमाल करने की परमिशन मिलेगी। अनुष्का भी हमारे साथ है, और आपको ये बता देते हैं इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं एमसीडी के चुनाव से अलग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद से ही तस्वीरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ईराबेन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर आप जानते हैं गुजरात में सेकंड फाइनल राउंड की पोलिंग होनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, जिसे लेकर उन्होंने सेंटर तक का सफर तय किया, और बीजेपी ने कई राज्यों में इसी गुजरात मॉडल के दम पर सरकार यानी सत्ता तक का सफर तय किया है। और धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से किया गया। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गुजरात में मौजूद थे। 54 किलोमीटर लंबा रोड शो जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि बीजेपी पर हमला भी किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। कई सवाल पूछे गए कि बीजेपी के इस दावे का आधार क्या है कि सड़क के दोनों ओर करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए इकट्ठे हुए। तो क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स थे, और कल वोटिंग होनी है, और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गुजरात में ही मौजूद हैं, और आज चुनाव प्रचार आप जानते ही हैं, सेकंड राउंड यानी फाइनल राउंड के लिए प्रचार थम चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले अपनी माताजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में इलेक्शंस में हमने देखा जैसे जैसे पोलिंग का वक्त नजदीक आया, चाहे वो फर्स्ट राउंड की पोलिंग हो या फिर सेकंड राउंड की पोलिंग हो, हमने
हमने देखा कि उसमें रावण, राम, जय सिया राम, जय श्री राम ही खाली क्यों कहा जाता है, जय सिया राम क्यों नहीं कहा जाता। असदुद्दीन ओवैसी अपने जलसे में फूट फूट कर रोने लगे बिल्किस बानो का नाम लेकर। तो बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट, एक इमोशन, जज्बातों के साथ वोटर को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। खैर, वोटर के लिए विकास, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, ये बड़े मुद्दे हैं, या ये जो इमोशनल कनेक्ट की बात हमारे पॉलिटिशियंस, नेता लगातार करते रहे, खास तौर पर जैसे जैसे वोटिंग का वक्त नजदीक आया उसके साथ वोटर ज्यादा कनेक्ट करता है, उसे लेकर जवाब के लिए हमें 8 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। एमसीडी इलेक्शंस को लेकर भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पोलिंग खत्म हो चुकी है। मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उत्साह इस वक्त भी पोलिंग स्टेशंस पर जो वोटर्स मौजूद हैं उनके बीच है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी कह रही है इस बार टक्कर जो है उन्हीं के बीच है। कांग्रेस जो है वो इरेलेवेंट हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा कर रही है। जल्दी से निगत अब्बास, आपको मैंने उस समय इंटरप्ट किया था, आप अपना जवाब पूरा कर लें। मैं असल में सारी बात घूम फिर कर एक ही आ जाती है कि आज मत हो चुके हैं, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। अब 7 तारीख का इंतजार है। उस दिन पता चलेगा कि झाड़ू का झूठा प्रचार किस प्रकार भगवा लहराकर जनता ने खत्म करा है। उस दिन फिर यही मंच होगा, यही जी न्यूज होगा और आप जैसी इतनी अच्छी एंकर होंगी और फिर हम चर्चा करेंगे संजीव जी से और फिर पूछेंगे कि आप भ्रष्टाचार कब खत्म कर रहे हैं और फिर हम जवाब मांगेंगे और फिर चुप्पी साधकर मंद मंद मुस्कुराकर ये झूठे आरोप लगाएंगे जैसे कि परसों इन्होंने मेरे भाई से 25 लाख मांगे थे, उसी प्रकार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इनसे मदद भी मांगी थी। चलिए ठीक है संजीव जी, पोलिंग हो चुकी है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, अब उस फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। देखिए, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूं कि जनतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा निखत जी कह रही थी कि 7 तारीख का यही मंच होगा और जब 7 तारीख का परिणाम होगा तो उसके बाद ये झूठ मूठ का आरोप लगाना आम आदमी पार्टी पे बंद कर देंगे। ये जो रोज रूमर मॉन्गरिंग हो रही है वो बंद कर देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख का परिणाम फिर से ऐतिहासिक होगा, जैसे 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक हुआ था और फिर यही चर्चा करेंगे कि किस तरह से दिल्ली को लूटा और दिल्ली अब कैसे संभलेगा। ठीक है, जल्दी से एक कॉमेंट नीरज जी आपका। अदिति जी, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद कि आज उन लोगों ने बाहर निकलकर वोट किया। अदिति जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो निगत, क्योंकि हमारी छोटी बहन है और बहुत बेबाक तरीके से बोलती हैं, निगत क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स पर बार बार बात होती है, अभी भी हो रही थी, जो बिल्किस के साथ गुजरात में हुआ, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक सशक्त महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आपकी पार्टी बोलते हुए नहीं रुकती, इनकी पार्टी बोलती नहीं है, तो आपकी जैसी सशक्त महिलाएं करेंगी क्या? महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल भी सशक्त थीं, आज भी सशक्त हैं और हमेशा सशक्त रहेंगी। हमेशा आरोप रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मेरा सवाल बिल्किस के साथ जो हुआ, मेरा सवाल उस पर है। अदिति जी, आपकी इजाजत हो तो उस पर जवाब दीजिए। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, नीरज जी जवाब लीजिए ना, उनका जवाब ले लीजिए। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुसलमान महिलाओं की आप लोगों को इतनी चिंता है, ये जानकर खुशी होती है, लेकिन ये सोचकर, ये जानकर और जानबूझकर जब इतने सालों तक एक और बिल्किस थी जिसके तलाक में आप लोगों ने किस प्रकार उसे ठोकर मार दी थी और थुतकार दिया था, उसका जवाब आज तक देश की और दुनिया की जनता आपसे मांगे। सवाल का जवाब सवाल से नहीं होगा। नहीं निगत जी, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ जिस बेबाकी से आप बोल रही हैं, इस बात पर बोलिए कि बिल्किस से गुनहगारों को, जिसको केंद्र सरकार ने छोड़ा, आपको उनको जेल में डालना होगा, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। निगत जी, आप सवाल का जवाब सवाल से नहीं देंगी। आपने कहा मैं आपकी छोटी बहन हूं ना, तो छोटी बहन होने के नाते, एक मुसलमान महिला होने के नाते आज मैं आपसे पूछती हूं कि मुसलमान महिलाएं जब आपके पास आके आपकी बेगम का या आपकी बहन का या आपकी माता का दामन पकड़कर रोती थी और कहती थी तड़प तड़प कर कि मुझे तलाक दे दिया गया, मेरी मदद कर दीजिए, तब आप कहां थे? और यही सवाल मैं आपके साथ में खड़े रहे वो मुसलमानों के नुमाइंदे बने हुए व्यक्ति से पूछना इसका जवाब तो दिल्ली की जनता पर ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिया। निगत के पास ये जवाब नहीं, छोड़ दिया। जब एक महिला के साथ, मुसलमान महिला नहीं बोल रहा हूँ, एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसकी 3 साल की बच्ची के साथ
इतना जघन्य अपराध हुआ, उस पर निगहत जी जैसी भाजपा की प्रवक्ता आज बोल नहीं पा रही है। आज मुसलमान महिलाओं की याद आपको आई है, आज मुसलमान महिलाओं की याद आपको आई है, कल फिर कहीं चुनाव होगा तो आएगी, लेकिन जब आप सरकार में होंगे तो इस प्रकार आप हमें थुतकार देते हैं। निगहत जी, हमें तो भारत की याद है, हमारे दिल में है, और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 2,500 किलोमीटर हो गए, 1,000 किलोमीटर और पूरे कर लेंगे। सिर्फ एक बात मुझे कहनी है, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसे कोई जायज नहीं ठहरा सकता, उसे कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन जो शाहबानों के साथ हुआ उसे भी कोई जायज या सही नहीं ठहरा सकता। और राजनीति जिस दिन ये व्हाट अबाउटरी छोड़ देगी, राजनीति जिस दिन तेरे में ये कमी थी, तूने ये गलत फैसला दिया था, उससे अपनी गलतियों को ढांपना, उसे ढकना बंद कर देगी, उस दिन ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। राजनीति की ये सबसे बड़ी खामी रही है और जनता को इसे कॉल आउट करना है। जनता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, उसे ये कहना है जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या वो मुद्दा रेलेवेंट नहीं है? किसी के पाप गिना देने से क्या वो मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्या राजनीतिक पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की अकाउंटेबिलिटी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए फिक्स नहीं की जानी चाहिए? ये वो सवाल है जो एज अ वोटर आपको भी सोचना चाहिए, चाहे आपकी लॉयल्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति हो। अब वापस मैं एमसीडी के मुद्दे पर आना चाहती हूं, क्योंकि कलीमुल हफीज साहब काफी मुस्कुरा रहे थे सर, लेकिन एमसीडी के इलेक्शन के लिहाज से, क्योंकि जवाबदेही तो यहाँ पर कोई अपनी फिक्स कराना ही नहीं चाहता, कोई काम ना हो तो केंद्र आम आदमी पार्टी सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए तो वो कहते हैं बीजेपी की वजह से नहीं हुआ, बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए तो वो कहते हैं आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं हुआ। ध्रुवीकरण होता है तो उसमें आप रोल प्ले करते हैं, ये आरोप आप पर लगता है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिर भाई इस देश में? देखिए, बिल्किस बानो का जिक्र करके मेरी मुस्कुराहट छीन ली, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का जो जवाब, ये आप तमाम जनता को ये इनका असल चेहरा दिखा रहा है कि एक भारत की नारी जिसकी पूरी फैमिली के 16 लोगों का मर्डर हुआ और उसके साथ वो 6 महीने की हामिला थी, उसके साथ रेप हुआ, और ये बाकायदा अदालत ने साबित कर दिया, उनको आजीवन कारावास हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ती है, उस बेसिस पे चुनाव लड़ती है, और हो सकता है वो चुनाव जीत भी जाए। तो भारत की जनता से मेरी अपील है कि आप फिर दोबारा से सोचिए कि हम कौन सा भारत बना रहे हैं और किस तरह के प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं। अब आते हैं हम बात पे कलीमुल हफीज जी, कलीमुल हफीज जी, अब एक सेकंड, क्योंकि हम जनता के बीच आए नहीं, आपको सर मैंने बहुत टाइम दिया है, आपकी तो बातों पे तालियां भी बजी हैं यहाँ खूब, आप काफी प्रसन्न भी हुए हैं। मैं ये कह रही हूँ, जब बात होती है साफ पानी की, जब बात होती है साफ हवा की, जब बात होती है अच्छे स्वास्थ्य फैसिलिटीज की, जब बात होती है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की, तो आप लोग चले जाते हैं बिल्किस बानो पर। अब इन मुद्दों पर बात नहीं होगी क्या? बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, महिला अधिकारों की बात होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सेफ्टी की बात होनी चाहिए, पर कम से कम महिलाओं का इस्तेमाल या बिल्किस बानो का इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो ना किया जाए। देखिए मैडम, मैंने शुरू से बात स्कूल की और डिस्पेंसरीज की और स्कूल की। आपने बताया अल्पसंख्यक बहुल इलाके, मुस्लिम बहुल इलाके। हाँ, तो आप बताइए ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी। मैं कह रही हूँ दिल्ली वालों के लिए क्यों नहीं? मैडम एक बात बताइए, उन इलाकों में फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, तो उसमें मैं कहूँ ना वो मुद्दा सांप्रदायिक सर, आप बिल्कुल कहें, और अगर ये कब मैंने कहा कि आप बात ना करें फैसिलिटीज की, लेकिन आप उसे धार्मिक चश्मे से ना देखें जनाब, मैं आपसे ये कह रही हूँ। मैं तो इलाके की बात कर रहा हूँ। अगर दिल्ली में अब ये कौन इलाके बनाता है? मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, इसीलिए राजनीति कटघरे में आती है ना, इसीलिए राजनीति कटघरे में आती है। आप खुद बता रहे, मैं तो इलाके की बात कर रहा हूँ मैडम। जब से क्वेश्चन किया जाता है तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए मैडम। आप मुझे सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपके ओपोनेंट्स में तो कोई जवाब देगा नहीं, तो आप अदिति त्यागी से सवाल पूछिए। नहीं मैडम, मैं तो आप चूंकि एंकर है मेरी, तो इस शो पे तो हमें आप ही को एड्रेस करना है। हम आपको एड्रेस करके ये कहते हैं कि आखिर दिल्ली 2 दिल्ली क्यों बनाई? पहले कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, कि एक तरफ तो चमचमाती दिल्ली है और एक तरफ बिल्कुल सड़ी हुई दिल्ली, जहां कूड़े के ढेर हैं, जहां पे कोई सुविधाओं के नाम पे कोई चीज नहीं है, यानी 1/10वां हिस्सा सुविधाएं हैं। आखिर उनके बारे में कौन बोलेगा? ये तो कोई तीनों में से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इन पे तो इन्हें तो पता है अपने ये इजी खेल रहे हैं। अरे हमसे पूछिए, हमारे अजीजों करबा वहां रहते हैं, हम देखते हैं हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं मिलता, सरकारी अस्पताल नहीं है। आपको पता है चले गए हमारे 90,000 का वार्ड है, पानी पीने का भी लाइन नहीं है वहां पे मैडम। ये बंटवारा क्यों है? मैं कह रही हूँ फैसिलिटीज की बात कीजिए, लेकिन आप ये जो बंटवारा कर रहे हैं मुझे इस पर आपत्ति है। जो बंटवारा आप कर रहे हैं मुझे इस पर आपत्ति है। आपने जवाब मांगा है, जवाब लीजिए। शुरुआत में करूंगी नीरज मिश्रा से, उसके बाद निगत अब्बास और संजीव झा। जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति देखिए, इनकी बात तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो उसका जवाब फिर भी मैं दे देता हूं। इनको याद दिला दूं कि शीला दीक्षित
पहला चुनाव जब लड़ी तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ी और वहां से संदीप दीक्षित बाद में सांसद हुए। उन लोगों ने इतना काम किया। आपकी पार्टी वोट पूरा लेती है। कलीमुद्दीन वही वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी को, इसीलिए आपकी एक भी सीट नहीं आई है। तो वोट आप 3 इलेक्शन से जो एक भी सीट नहीं जीते दिल्ली में, उसकी वजह यही है कि आप झूठ बोल के दिल्ली में बनाया। कॉमनवेल्थ विलेज हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली में बनाया, सबसे बड़ी डिस्पेंसरी ईस्ट दिल्ली में बनाई। तो हम लोग तो उस शीला दीक्षित गवर्नेंस के कायल लोग हैं जिसके अंदर ना तो धर्म, ना जाति, ना लिंग, किसी बात पर भेदभाव नहीं था। मिश्रा जी, अगर आप लोग भेदभाव नहीं करते तो दिल्ली से नापैद नहीं होते। आज दिल्ली में 3 इलेक्शन से एक भी एमएलए के लिए तरस रहे हो। आप एक्सेप्ट करो, दिल्ली की आपकी जनता एक भी सीट को नहीं है, क्यों नहीं है? दिल्ली की जनता आप को एक्सेप्ट करो ना, 1100 करोड़ रुपए के प्रचार, क्योंकि आपने बोला कुछ और करा कुछ। उसने मुस्लिम धोखा और जो दलित दिया, इलाकों के आज साथ आपने इसीलिए पूरा एमसीडी भेदभाव के किया। अंदर इसीलिए आपको कांग्रेस हराया की तरफ दिल्ली की जनता वापस जा रही है। इनका 1100 का प्रचार रह गया और उनकी बातें तो रही। जब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाती है तो क्या भ्रष्टाचार की बात नहीं की जाती? भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे वहां पर? आदिति जी, जब कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाती है तो चमकती हुई दिल्ली की बात की जाती है, जो वर्ल्ड क्लास शहर बना और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाकर एक सरकार को जो बदनाम किया गया, जिसमें मीडिया ने भी अपना पूरा रोल प्ले किया। इसीलिए तो राहुल गांधी आज कह रहे थे कि मैं भट्टा परसौल में जब जमीन के खिलाफ लड़ रहा था, अधिग्रहण के लिए, आदिवासियों के लिए, तो मीडिया मेरे खिलाफ यह मुहिम चला रहा था। तो सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुने, इस पे मैं आपको बताती हूँ। आपने क्योंकि जिक्र कर दिया ना मीडिया का, मैं दूसरे चैनल्स पर जाकर आप ये बातें करें। मैं अपने शो और अपने चैनल के लिए अकाउंटेबल हूँ। सवाल पूछना हमारा काम है, चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो। नाउ लेट मी फिनिश। लेकिन राजनीति में शायद ये ट्रेंड बन गया है, ओपोनेंट जवाब देते नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मीडिया से लड़ने आ जाती हैं। तो लेकिन एक बात समझ लीजिए, मीडिया मैसेंजर है। राहुल गांधी जिस मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, सुन लीजिए सर। नाउ लेट मी स्पीक एंड लेट मी फिनिश। आप मीडिया पर अटैक कर रहे हैं ना, ये मैंने बहुत देखा है। सोशल मीडिया का जो बबल है वो इस तरह से वीडियोस बनाकर मीडिया को डिमोनाइज करना, तो ये भूले ना जनाब। और जो लोग देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, मीडिया इज अ मैसेंजर। नीरज जी, आप इस समय एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़े और अपनी बात रख रहे हैं, और इस वक्त देश भर में नहीं, सिर्फ ये भी सुन लीजिए। नाउ लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश। आप कम से कम मेरी आवाज तो मत दबाइए, कम से कम मेरी आवाज नहीं दबाइए। आप राहुल गांधी के मीडिया पर अटैक की बात कर रहे थे ना, अब जवाब सुनिए। शुरुआत, अगर सवाल पूछा है तो दमखम रखिए सुनने का। आप जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी जब भट्टा परसौल गए तब सबसे ज्यादा तस्वीरें किसने दिखाई? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, किसने डिबेट्स की हैं? कौन तस्वीरें दिखा रहा है? अब सर, मीडिया का काम ये तो है नहीं कि जी चरण वंदना शुरू कर दे, पार्टियों का प्रचार करने लगे, इनसे सवाल पूछने शुरू कर दे। अभी जिससे भी सवाल पूछेंगे एक ही जवाब मिलेगा। मीडिया बिक चुका है, ये नैरेटिव सेट किया जाता है इस देश में। तो मीडिया से मत लड़िए, मीडिया से सुनिए। गुजरात में 2 रैली की राहुल गांधी ने, सुन लीजिए। राहुल गांधी की ही बात कर रही हूँ, अब मैं राहुल गांधी की ही बात करूंगी। 2 रैली राहुल गांधी ने की थी, दिखाई मीडिया ने नहीं दिखाई। महाकाल के मंदिर गए, मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया। 7 प्रदेशों में जो बातें करते हैं, रैलियां हुई हैं, सुन लीजिए ना। 2 की बात कर रही है। अब सर सुनिए, और उस रैली में 5-5 लाख से ज्यादा। सुनिए। अब 24 घंटे के चैनल में, सुनिए ध्यान से, 24 घंटे के चैनल में एक पार्टी का अखिल प्रसारण तो हो नहीं सकता सर। तमाम खबरें होती है, खबरें दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रही थी, 2 सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही लाइन मुझे आपसे कहनी है, जनाब वोट ये देते हैं, ये इनके बीच जाने से वोट मिलता है, तो मीडिया को अटैक करने से वोट नहीं मिलता। शायद ये गलत फहमी आ गई है कि मीडिया को अटैक करके तो वोट मिलेगा। दबा रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? आप जो चौथा स्तंभ है इस डेमोक्रेसी का, आपकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी, मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है, आपके ऊपर सवाल उठाना भी तो हमारा काम है। आप सवाल उठाइए सर, सवाल तब उठाइए जब वो सवाल बनता हो। अपनी नाकामी का ठीकरा मत फोड़िए। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रही हूँ। हम लोग तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, आप रोकती रहेंगी, फिर भी हम लड़ते रहेंगे। नहीं, आप बोलिए, आपको लड़ना है, आप जितना तोड़ेंगे आदिति जी, हम उतना जोड़ेंगे। हम लोगों की बात करते रहेंगे। अदिति त्यागी जोड़ने का काम करती है और अदिति त्यागी को ये कहना नहीं पड़ता। सुन लीजिए ध्यान से, अदिति त्यागी अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। अदिति त्यागी को ये काम करना आता है। अदिति त्यागी सवाल पूछेगी, किसी को सवाल के जवाब देने हो ना देने हो, अदिति त्यागी 50 बार पूछेगी। निगत अब्बास, मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, आपका और मेरा कितनी बार मतभेद हुआ है और अक्सर होता है, क्योंकि हमारा काम है, मेरा काम है सवाल पूछना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स की जाएगी। निगत अब्बास,
देखिए असल में क्या है ना, यहाँ पर जैसे मैंने पहले कई बार आपके शो में इस बात को रखा है कि यहाँ पर सिलेक्टिव आउटरीच होता है, सिलेक्टिव लिसनिंग होती है, सिलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग ले लेते हैं। आज फिर ये लोग यही कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को लगा है कि किसी तरह हार रहे हैं तो अब चलिए यहाँ पर मीडिया को अकाउंटेबल ठहरा देते हैं या मीडिया के बारे में बोल देते हैं, दिल्ली को चमचमाने की बात करते हैं। अरे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कब फैला ये सभी को पता, और यही वजह सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश से आप लोग गायब हो गए हैं। आप भारत जोड़ो की यात्रा बात करते हैं, दीजिए, झूठ की बात मत करिए। भाजपा के झूठे प्रवक्ता कोर्ट में जाके बोलिए जनता जनार्दन के बीच भी और टीवी पर भी मुझे संजीव झा, कलीमुल हफीज और नीरज मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात अगर किसी को सबसे ज्यादा करनी चाहिए तो वो है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, ये फैसला मैं जनता पर ही छोड़ती हूँ, दर्शकों पर ही छोड़ती हूँ। हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। हम जनता के बीच से जनता की आवाज और ये पूरी पॉलिटिकल डिबेट्स आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप रहिए हमारे साथ।